हेलो एवरीवन, वेलकम टू गाइडली। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और जैव एग्जाम्स की प्रिपरेशन अच्छे से कर भी रहे होंगे। तो अगर कोई भी डाउट होता है आप लोगों को तो गाइस प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अबाउट फ्रॉम दैट मैं आपको बता दूं कि हमारा पेड बैच स्टार्ट हो चुका है। तो जिनको भी हमारा पेड बैच लेना है, लास्ट में मैं आपको एक नंबर प्रोवाइड करूंगी, आप कॉल करके सारी जानकारी, सारी डिटेल्स ले लीजिएगा। जल्दी से पेड बैच को ज्वाइन कर लीजिए, वरना काफ़ी डिले हो जाएगा तो फिर दिक्कत होगी। ठीक है, चलिए। मॉड्यूल ए का चैप्टर 8 है फॉरेन एक्सचेंज रेमिटेंस फैसिलिटीज फॉर इंडिविजुअल्स। इसका पार्ट 2 है। तो आज हम यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जिसको हम बोलते हैं LRS, लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम। क्या है ये स्कीम? किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इसको इंट्रोड्यूस किया गया है 2004 में। क्यों इंट्रोड्यूस किया गया है, क्या इससे कंफर्ट होने वाला है? तो इससे आप देखेंगे जो भी इंडिया में पर्सन्स रहते हैं, अगर उनका कोई भी रिलेटिव या कोई भी जो है सिस्टर, ब्रदर, स्पाउस, कोई भी अगर बाहर रहता है फॉरेन में, तो उनको आसानी से पैसा भेजा जा सके, इसके लिए इस को इंट्रोड्यूस किया गया है, इस पर्टिकुलर स्कीम को इंट्रोड्यूस किया गया है। तो क्या क्या इसके साइलेंट फीचर्स होते हैं उसको हम देख लेते हैं। तो कौन कौन इसमें एलिजिबल पर्सन है? तो आप देखेंगे जो भी रेसिडेंट इंडिविजुअल्स हैं, इंक्लूडिंग माइनर्स, ठीक है, वो भी LRS सिस्टम का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन किसके लिए ये अवेलेबल नहीं है LRS स्कीम? तो कॉर्पोरेट्स, पार्टनरशिप फर्म्स, HUF या ट्रस्ट, इनके लिए बिल्कुल भी लागू नहीं होता है, इसके लिए अप्लाई भी नहीं होता है। फैमिली कंसोलिडेशंस अलाउड होते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर मान लीजिए राम है, राम और सीता दोनों हस्बैंड वाइफ है, ठीक है। अब इनका एक बच्चा है जो फॉरेन में पढ़ाई कर रहा है। तो राम ने यहाँ पर $25,000 और सीता ने यहाँ पर $30,000, दोनों ने यहाँ पर सोचा कि मिलकर यहाँ पर विदेश में इनका बेटा रहता है, उनको ये पैसे भेजना चाहते हैं। तो इन दोनों को कंसोलिडेट करके भी यहाँ पर पैसे भेजे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये भी अलाउ होता है। फिर अगेन क्लबिंग फॉर द कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन्स, यानी कि मान लीजिए कि राम है और सीता है, फॉरेन में कोई फ्लैट खरीदना चाहते हैं, तो अगेन यहाँ पर ये दोनों अपने पैसे को क्लब करके भी यहाँ पर खरीद सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस LRS में आप देखेंगे इस स्कीम की हेल्प से ये यहाँ पर पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। अब परमिसिबल अमाउंट की बात कर ले तो जो मैक्सिमम लिमिट होता है कितना USD है? 2,50,000 पर इंडिविजुअल्स पर फाइनेंशियल ईयर, इनका मैक्सिमम लिमिटेशन होता है। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रेस्ट्रिक्शंस, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स में कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। अगर आप यहाँ पर लिमिट को एक्सीड करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर प्रायर अप्रूवल लगती है RBI की, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। आगे बात करते हैं क्या क्या परमिटेड है, क्या क्या परमिटेड नहीं होता है। तो परमिटेड के केस में आप देखेंगे कि कौन कौन से ट्रांजेक्शन्स परमिटेड होते हैं LRS स्कीम के अंदर। तो करंट एंड कैपिटल ट्रांजेक्शन्स जो होते हैं या इनका दोनों का कॉम्बिनेशन भी परमिटेड होता है। तो करंट ट्रांजेक्शन्स में आप देख सकते हैं जैसे प्राइवेट विजिट हो गया, गिफ्ट डोनेशन, एम्प्लॉयमेंट अब्रॉड में है या इमिग्रेशन है, रिलेटिव्स मेंटेनेंस है, बिजनेस ट्रिप है, मेडिकल ट्रीटमेंट अब्रॉड है या स्टडी कर रहा है कोई अब्रॉड में, तो इसके लिए ट्रांजेक्शन्स परमिटेड है। कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन्स भी परमिटेड है, जैसे कि आप अगर कोई फॉरेन करेंसी अकाउंट्स अब्रॉड में ओपन करना चाहते हो उसके लिए भी है, या कोई प्रॉपर्टी अब्रॉड में परचेस कर रहे हो तो उसके लिए भी ट्रांजेक्शन्स कर सकते हो। या जैसे आप मान लीजिए कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं शेयर्स वगैरह में, ठीक है, तो उसके लिए भी म्यूचुअल फंड्स हो गया, डिफरेंट आप यहाँ पर देख सकते हैं शेयर्स है, तो इसमें आप इजिली इन्वेस्ट कर सकते हो, इसके लिए भी ट्रांजेक्शन्स परमिटेड है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप कोई ज्वाइंट वेंचर्स करना चाहते हो फॉर द बिजनेस पर्पस तो भी आप जो है ट्रांजेक्शन्स कर सकते हो, परमिटेड है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप एक्सटेंड करना चाहते हो लोन्स को टू NRI तो वो भी यहाँ पर परमिटेड है। इसका क्या मतलब होता है? जैसे मान लीजिए राम ने अपने कोई रिलेटिव जो फॉरेन में रहते हैं उनको घर खरीदने के लिए उनको लोन चाहिए था, तो यहाँ से राम ने उनको प्रोवाइड किया, ठीक है, तो उसको बोलते हैं एक्सटेंड लोन्स टू NRI, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये भी परमिटेड होता है। इसके अलावा रिटेन एंड री इन्वेस्ट इनकम अर्न अब्रॉड फ्रॉम LRS फंड। अब जैसे मान लीजिए राम ने कोई प्रॉपर्टी खरीदी, ठीक है, फॉरेन में। अब जब वो प्रॉपर्टी खरीदा तो उस पर उनको रेंट वगैरह प्रोवाइड हो रहे हैं, तो उस रेंट के जो पैसे हैं तो फ्रॉम द LRS फंड उसका री इन्वेस्टमेंट के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मतलब वो जो पैसे आ रहे हैं उसको आप री इन्वेस्ट कर सकते हो और इनकम अर्न कर सकते हो, उसमें कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो क्या क्या परमिटेड नहीं होता है? तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं मार्जिन्स जो होते हैं, रेमिटेंस फॉर मार्जिन्स टू ओवरसीज एक्सचेंज बिल्कुल भी परमिटेड नहीं होते हैं। यानी कि आप फॉरेन एक्सचेंज में ट्रेडिंग करने के लिए यहाँ पर मार्जिन्स भेजने की कोशिश कर रहे हो तो ये बिल्कुल भी परमिटेड नहीं होता है। गिफ्ट्स वगैरह
इसके लिए भी आपका ट्रांजेक्शन परमिटेड नहीं होता है। यानी कि अगर आप अपने दोस्त को गिफ्ट्स के तौर पे यहाँ से पैसे भेजना चाहते हैं, फंड्स भेजना चाहते हो, तो बिल्कुल भी परमिटेड नहीं होता है। ट्रांजेक्शंस परमिसिबल नहीं होता है अंडर द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ठीक है, इस तरीके के ट्रांजेक्शंस बिल्कुल भी परमिसिबल नहीं है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं फॉरेन करेंसी अकाउंट्स अब्रॉड। तो अगर कोई इंडिविजुअल चाहता है कि वो फॉरेन में कोई अकाउंट ओपन करना है, मेंटेन करना है, उसको होल्ड करना है फॉरेन करेंसीज को, तो वो कर सकता है। इसके लिए कोई भी आरबीआई के अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है और उसका यूज कर सकती है ट्रांजेक्शन्स करने के लिए फ्रॉम एलआरएस रेमिटेंसेस। तो आसानी से इस एलआरएस रेमिटेंसेस का इस्तेमाल वो कर सकती है विदाउट एनी प्रायर अप्रूवल, रिक्वायर्ड नहीं होता है। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चंस पूछा जाता है कि फॉरेन करेंसी अकाउंट्स अगर अब्रॉड में कोई कस्टमर ओपन करता है, कोई पर्सन, तो क्या उसमें प्रायर अप्रूवल की जरूरत पड़ती है या अप्रूवल चाहिए होता है आरबीआई का? तो बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है। अब बात कर लेते हैं आउटवर्ड रेमिटेंस वाया डिमांड ड्राफ्ट। तो यहाँ पर आप देखेंगे कौन कौन से यहाँ पर परमिटेड होते हैं। जैसे कि अगर इंडिविजुअल अपने नेम पे डिमांड ड्राफ्ट बनाता है या कोई बेनिफिशियरी के नेम पे डिमांड ड्राफ्ट बनाता है तो बिल्कुल यहाँ पर अलाउड होता है। जैसे मान लीजिए राम घूमने जा रहा है, ट्रिप पे जा रहा है, फॉरेन में, अमेरिका जा रहा है, कहीं भी जा रहा है, तो अब वो अपने नाम पे डिमांड ड्राफ्ट बना सकता है। या राम, उसका बेटा फॉरेन में पढ़ाई कर रहा है, तो उसके नाम पे अगर डिमांड ड्राफ्ट अगर यहाँ पर बनाना चाहता है तो बिल्कुल वो बना सकता है और इस स्कीम के तहत उसको ट्रांजेक्शन्स किया जा सकता है। तो बेनिफिशियरी के नाम पे भी इजीली हो जाता है। ठीक है, परमिसिबल क्या होता है? अगर आप प्राइवेट विजिट के लिए जा रहे हो बेस्ड ऑन द सेल्फ डिक्लेरेशन, अगेन सेल्फ डिक्लेरेशन, खुद विजिट पे जा रहे हो तो इस तरीके से आप डिमांड ड्राफ्ट बना सकते हो जिसमें इंडिविजुअल्स अपना नेम या सेल्फ डिक्लेरेशन आप वहां पर डीडी बनाते हो। ठीक है, तो जितने भी स्टैंडर्ड मोड्स होते हैं रेमिटेंस के, इसका यहाँ पर इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी कि आप बैंक ब्रांचेस, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग से आप रिक्वेस्ट कर सकते हो डिमांड ड्राफ्ट के लिए फॉर द रेमिटेंसेस। ठीक है, तो कोई भी मोड ऑफ रेमिटेंस आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। अब हम बात करते हैं थोड़े से प्रोहिबिशंस की अंडर द एलआरएस। तो क्या क्या प्रोहिबिटेड है? तो कोई भी क्रेडिट फैसिलिटीज यहाँ पर नहीं है। जैसे मान लीजिए रवि को यहाँ पर 5 लाख का लोन चाहिए और वो चाहते हैं कि इस 5 लाख के लोन से वो फॉरेन के स्टॉक में इन्वेस्ट करे, तो इसकी फैसिलिटीज बिल्कुल भी प्रोवाइडेड नहीं है, ये प्रोहिबिटेड है। शेड्यूल 1 एंड शेड्यूल 2 का रेस्ट्रिक्शंस है, यानी कि एज पर द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट जो करंट अकाउंट का ट्रांजेक्शन्स रूल्स जो है ये यहाँ पर अलाउड नहीं होता है। यानी कि जैसे लॉटरी टिकट हो गया, गैम्बलिंग हो गई, बेटिंग हो गई, ये सब बिल्कुल भी अलाउ नहीं होता है। FATF आइडेंटिफाइड कंट्रीज, तो कोई भी रेमिटेंसेस परमिटेड नहीं होते हैं टू द कंट्रीज आइडेंटिफाइड बाय FATF एज अ नॉन कोऑपरेटिव ज्यूरिसडिक्शन। क्या मतलब है इसका? तो कोई ऐसे कंट्रीज में मान लो कोई पर्सन इन्वेस्ट करना चाहता है जो टेररिस्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो या ऐसे जहां पर कॉम्प्लायंसेस वगैरह काफी ज्यादा वीक हो, यानी कि AML वहां पे वीक हो, तो उस केस में आप यहाँ पर ट्रांजेक्शन्स नहीं कर सकते हो, बैंक इसको कैंसिल कर देगी। हाई रिस्क इंडिविजुअल और एंटिटीज, अब ऐसे पर्संस जो कि टेररिस्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, ठीक है, या इस तरीके का रिस्क दिख रहा है, तो उसको भी यहाँ पर प्रोहिबिट किया गया है एज एडवाइज बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। या अगर जो लिस्ट आती है एंटिटीज की, जो लिस्ट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा आती है, अगर उसमें आपका नाम है उस एंटिटीज का, तो बिल्कुल भी उनको यहाँ पर प्रोहिबिटेड है कि वो LRS स्कीम के तहत ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकते हैं। अब कौन कौन से यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, क्या प्रोसीजर है? तो सबसे पहले आपका आता है ब्रांच का डेजिग्नेशन। तो यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल से इसको समझिए कि मान लीजिए राम का अकाउंट है SBI बैंक के साथ, ठीक है, तो ये SBI बैंक उनका ऑथराइज डीलर बैंक बन गया। ठीक है, तो जितने भी रेमिटेंसेस होंगे आने वाले टाइम में वो अपने स्पाउस को या अपना बच्चा जो भी उनका फॉरेन में पढ़ रहा है, तो उसमें आपको ये ब्रांच आपको हेल्प करता है। इसके अलावा आपका यहाँ पर आता है फॉर्म सबमिशन, तो एक फॉर्म A2 आता है। अब जैसे मान लीजिए कि फॉर्म A2, मान लीजिए कि आप एजुकेशन पर्पस के लिए, ट्रैवलिंग पर्पस के लिए अगर आप फॉरेन जा रहे हैं, तो उस केस में फॉर्म A2 रिक्वायर्ड होता है एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को, जो बैंक में जाकर वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को फिल करता है, जिसमें वो रीजन लिखता है कि किस पर्पस के लिए वो इसको खरीद रहा है, परचेज कर रहा है, तो उसको हम फॉर्म A2 बोलते हैं। फिर आपका पैन रिक्वायर्ड होता है, बिल्कुल पैन भी रिक्वायर्ड होता है फॉर द रेमिटेंस पर्पस। अगर आप जो है फॉरेन में पैसे भेज रहे हैं तो पैन कार्ड नेसेसरी होता है ट्रैक करने के लिए आपके सारे के सारे ये करेक्ट अमाउंट जा रहा है या नहीं, सारे डिटेल्स आपके वेरीफाई करने के लिए। ठीक है, तो आपका पैन रिक्वायरमेंट होता है। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो ये था आपका कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक रिगार्डिंग LRS। क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु इज एलिजिबल टू
अवेल ऑफ द LRS यानी कि लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम, only corporates and HUF, only minors, all the resident individuals including minors and non-resident Indians. Correct answer क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, all resident individuals including minors. अभी जस्ट मैंने आपको बताया भी है. चलिए, can a resident individual use LRS to remit funds for margin or margin calls to overseas exchange? Yes, no, only with RBI approval, only for the capital accounts transactions. क्या होगा करेक्ट आंसर? बिल्कुल ही नो है. नो मतलब नो, नहीं कर सकते हैं. इसके बाद विच डॉक्यूमेंट इज मैंडेटरी फॉर अ रेसिडेंट इंडिविजुअल्स टू मेक रेमिटेंस अंडर LRS? आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट या वोटर ID? करेक्ट आंसर क्या है? पैन कार्ड. अभी जस्ट बताया मैंने. चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परमिसिबल मोड ऑफ रेमिटेंस अंडर LRS? डिमांड ड्राफ्ट, फॉरेन करेंसी अकाउंट अब्रॉड, यूज ऑफ इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड्स या लोन फैसिलिटीज फ्रॉम बैंक्स? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? डी, लोन फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं किया जाता है फ्रॉम द बैंक्स. अगर आप फॉरेन में कोई स्टॉक्स वगैरह में इन्वेस्ट करना चाहते हो और आप चाहते हो कि आपको इंडिया में लोन मिले उसके लिए, तो बिल्कुल भी प्रोहिबिटेड होता है. तो ये परमिसिबल नहीं है. ठीक है गाइस, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको बता दिया है. वीडियो पसंद आ रहा है तो ज्यादा से ज्यादा लोग सब्सक्राइब कीजिए. मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि मैं आपको एक नंबर दूंगी, तो ये रहा नंबर. आप इस नंबर पे कॉल कीजिए, आपको पेड बैच के बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी. कोई डाउट होता है कमेंट सेक्शन में पूछिए. ज्यादा से ज्यादा लोग इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए. कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ भी जानना चाहते हैं, कोई पूछना चाहते हैं, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. इसी तरीके से एग्जाम्स की प्रिपरेशंस करते रहिए. मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में.